दोस्त, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज चूँकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया पूरी दुनिया में, उस हवाले से बात करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, स्पेशली ये पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे कि क्या हम बाकी मसलों की तरह इस मसले को भी या इस प्रॉब्लम को भी हमने एक साइड पे रखा हो, या कुछ सोचते भी हैं कि यार मसाइल इसकी वजह से भी बहुत बढ़ रहे हैं। ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से भी बात होगी और हमारी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, हमारी डायरेक्शंस क्या हैं और हम करना क्या चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और हमारे जो दोस्त ममालिक जिसको हम कहते हैं, वो हमसे थोड़ा-सा नाराज़ या साइड पे क्यों हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। सर, स्टार्ट इससे करेंगे क्योंकि एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और क्योंकि आप बहुत काम कर चुके हैं और आप काम करते हैं, एक तो इसके हवाले से थोड़ा सा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं या बाकी मसाइल की तरह हमने इसको भी कहा कि बस ठीक है जी, हर किस्म के दिन आते हैं, मनाते हैं और आगे निकल जाते हैं। फ़खर, बहुत शुक्रिया। 32 साल हो गए मुझे माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हुए, आवाज़ उठाते हुए कि खुदा के लिए अगर आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे तो वो आपको ना सिर्फ आपकी इकोनॉमी में हेल्प करेगी, बल्कि आपकी जो लिविंग है, लाइवलीहुड है, हेल्दी लाइवलीहुड है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान देखें 88 में आईयूसीएन पाकिस्तान में आता है और काम शुरू होता है। और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी साहब ने अर्बन अफेयर्स के साथ इन्वायरमेंट डिवीजन जो है वो ऐड किया था बेनजीर भुट्टो साहबा के पहले दौरे हुकूमत में। अब तब से लेके तो हम बकायदा इसके अंदर काम करना शुरू हो गए ना। जब आप अर्बन अफेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती और जो विजन इन्वायरमेंट डिवीजन लेकर आया था वो अगर प्रॉपर प्रोपेगेट होना शुरू हो जाता और उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाता, जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 92 में आई थी, उसके 14 सेक्शंस थे, अगर उसके ऊपर पूरा अमल शुरू हो जाता तो हम बहुत कहीं पे बेहतर अंदाज में खड़े होते। आप आगे चलते आए, 2007 में मैंने क्लाइमेट चेंज की मेन स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में किक ऑफ की थी, ये रियलाइज करते हुए कि पाकिस्तान बहुत जल्द क्लाइमेट इंपैक्ट में आने वाला है और उसके आसार पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके थे, लेकिन हम फिर भी सोए हुए थे। उसमें बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस उस डायलॉग के अंदर शामिल हुई, लेकिन उसके बाद वो क्लाइमेट चेंज एक और दुकान खुल गई लोगों का पैसा बनाने के लिए। तो फखर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पर काम करने को शायद बुरा समझते हैं। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी अच्छा नजरिया, कोई भी अच्छी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की में आकर पैसा बनाने की मशीन बन जाती है चंद लोगों के लिए। और यही क्लाइमेट चेंज के साथ हुआ। और बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आमतौर पे कहता हूं कि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करते तो हमारी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, जो एक ह्यूमन हेल्थ है, जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, सारी इंप्रूव हो जाती। क्योंकि जो कुछ भी आपका अटैच्ड है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल की पायदारियत के ऊपर इन्हिसार करता है जी। अगर आपका ग्रीन कवर इंटैक्ट है तो आपका पानी मौजूद है, आपकी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है और आपके लिए खुली आबो हवा और ऑक्सीजन मौजूद है और आप एक बेहतर तौर पर
सेहतमंद मुआशरे में का हिस्सा हैं। जी। और इसी की वजह से जो आपकी सस्टेनेबिलिटी की वजह से जो आपकी इनकम में इजाफा होता है, जो हॉस्पिटल के अखराजात कम होते हैं, वो आपकी बेहतर आपके ऊपर माली बोझ नहीं पड़ता। उसकी वजह से जो आपको बहुत सारे हुकूमत को काम करने पड़ते हैं, वो नहीं करने पड़ते। एक्सट्रीम वेदर फिर की वजह से जिस तरह सर हम मतलब आजकल फेस कर रहे हैं चीजें, हाँ, बिजली तो कम अब हो ये गई, सारी देखें चीजें इम्पैक्ट। जी। अब ये देखें बिल्कुल सही। अब जब आप ग्रीन इकोनॉमी पे के जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो आपके यहां ओवर कंजम्पशन होती है, कंज्यूमर गुड्स की भी ओवर कंजम्पशन होती है, बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल्स की भी ओवर कंजम्पशन होती है, पानी की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी ओवर कंजम्पशन होती है। तो अगर ये चीजें अगर और फिर जब ओवर कंजम्पशन होती है तो ओवर आपकी जो सॉलिड वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक तरफ जी। सॉरी, जी जी, कोई एक तरफ आप ओवर कंजम्पशन कर रहे होते हैं, जी जी। दूसरी तरफ आपकी वेस्ट बढ़ रही होती है। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि दो तरफा नुकसान आपको हो रहा होता है और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। अगर समझ भी पा रहे होते हैं तो हम जी। आंखें बंद करके बैठे होते हैं। एग्जैक्टली। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कोई 10-15 साल पहले की बात है। तब हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब वजीर थे, बिल्कुल सर। उन्होंने एक जी हिसाब लगवाया था, तो उस वक्त यौमिया 1 अरब का खसारा था इन्वायरमेंट का पाकिस्तान के अंदर। मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, शायद मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूं। जी। जी। और तो क्या अब वो खसारा बढ़ नहीं गया होगा? और नो कितना डाउट। बढ़ गया होगा? तो अब इतना सारा नुकसान अगर आप रोज कर रहे हैं, तो सालों में इतना नुकसान आप कहां पे लेके जाएंगे? अब आप देखिए ट्रिलियंस। इस ट्रिलियंस में। वक्त ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान आपके यहां। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि अभी की सूरत हाल क्या है? ओवर कंजम्पशन का हम शिकार हैं, हाँ बिल्कुल। चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे एग्जैक्टली। वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे बिल्कुल। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका। फिर हमारे यहां सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं है। हम्म। हमारी सनती पैदावार जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। उसमें इनपुट्स बहुत ज्यादा जा रही हैं जी। और आउटपुट कम आ रही है, और जो उसमें से वेस्ट निकल रही है वो उससे भी ज्यादा है। अब आप गाड़ियों को देख लें, कितना पेट्रोल वो कंज्यूम करती हैं, हाँ। सिर्फ इस वजह से कि वो इन ऑर्डर नहीं है, उनकी इंजन स्टैंडर्ड की अप टू द प्रॉपर स्टैंडर्ड ट्यूनिंग नहीं है। नहीं है। वो जो व्हीकुलर इमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्लीमेंट करने वाले मर गए हैं, Exactly. या वो इस दुनिया से या पाकिस्तान से हिजरत कर गए हैं, या वो घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। एग्री। तो किसी को तो बाहर निकल के उनको जगाना होगा, उनको ढूंढना होगा। तो खुदा के लिए, आप अपने अपने इदारों से तनख्वाहें लेते हैं, तो क्या आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए लेते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से, जी। वो ग्रीन कवर की जैसे मैं बात कर रहा था। आप अपने पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, आपने जिस तरह से टिम्बर माफिया को गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कार्टल्स ने प्रमोट किया है, पूरी दुनिया में इतना डिजास्टर नहीं हुआ ओवर द लास्ट 2-3 डेकेड्स। अब खास तौर पे जब 1992 में जब मैं द न्यूज में काम करता था, तो आई रोट अ लॉट अबाउट नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। उस हाउसिंग पॉलिसी में एक लाइन लिखी गई थी, जिसका मतलब यह था कि जो जमीन है वो 3 तरह की है, ग्रीन है, एग्रीकल्चर है, और ग्रे है। हाउसिंग पॉलिसी विल प्रमोट ओनली कंस्ट्रक्शन ऑन द ग्रे लैंड। यस। ग्रीन लैंड को जो टच करेगा काबिले सजा जुर्म है, एग्रीकल्चर को जो टच करेगा वो काबिले सजा जुर्म है। फखर, ये 1992 में वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में तय हुआ था, आज से 30 साल पहले। आज से 30 साल पहले। और
पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, या थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जब आपने बहरिया टाइकून यस, एक पैदा कर दिया, जो एक आम प्रॉपर्टी एजेंट था, वो किस तरह से इतना बड़ा टाइकून बना, ऑक्टोपस की सबको तरह मला सर सबको जकड़ के रखा हुआ है, खैबर से जकड़ के लेके रखा। कराची तक। और ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है, जिसके ना सिर्फ इदारों के अंदर, बल्कि हर सियासी जमात के जो करता धरता है वो उसकी मुट्ठी में कहा जाता है। अब जो हाउसिंग पॉलिसी जो नई हमने हाउसिंग सेक्टर को खोला कोविड के बाद एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो बहुत अनसस्टेनेबल था। हमने देखा कि जो फलों के बागात हैं वो तबाह हुए, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बदलकर ग्रे लैंड में बदल दिया गया, उस पे वो हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शंस कितनी बढ़ गई हैं। मोना अपने दामने को ले दूर नहीं लें, जाए ये मुनार से नेशनल थोड़ा सा पार्क आगे एरिया, करके। आप मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की ही एक सूरत हाल को देख लें। जी बिल्कुल। अगर आप इस्लामाबाद की हद से बाहर निकल जाएं तो यही मार्गला हिल्स की जो पहाड़ियां हैं वो सीमेंट वाले उठा के ले गए, यस, बजरी वाले उठा के ले गए। बिल्कुल। और हम में कोई पत्थरगढ़, अटक, आप चले जाएं किस तरह स्टोन क्रशिंग हो रही है, और वो कितनी अनसस्टेनेबल है। पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए, खानपुर डैम का सिल्ट बढ़ गया, सिमली डैम का सिल्ट बढ़ गया, रावल डैम इस वक्त टोटल 30% कैपेसिटी पे खड़ा है। ये तो वो जगह है। फिर आपने रावी का एक बड़ा वो शहर उसके गिर्द बसाने की कोशिश की, जो कि बहुत अनसस्टेनेबल था। आपने सिर्फ अपने जो लोगों को नवाजने के लिए किस तरह से हाउसिंग सेक्टर का इस्तेमाल किया आपने। सर अब आप इसको देखें, और अगर यही सस्टेनेबल तरीके से हम कर रहे होते तो हमारे मसाइल नहीं बढ़ते। एग्जैक्टली। एक सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कितनी पोल्यूशन करती है, कितना पानी कंज्यूम करती है, ये ब्रिक्स बनाने वाले कितनी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, उसके जो इनके जो वो चिमनियां हैं वो कितना धुआं निकालती है। तो ये वो चीजें हैं जिनको कंट्रोल करके आप अपनी इकोनॉमी, इसके बेहतर था कि आप सस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाते। आपके पास इतनी मॉनसून की बारिशें होती हैं, चेक डैम्स बनाते, उन चेक डैम्स से अपने लोगों को पानी देते, आप ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लेकर आते, सोलर पैनल्स को वो लगाते, बजाय आप बड़े बड़े जो बिजली घर बनाते हैं। वापडा जो एक व्हाइट एलिफेंट बन चुका हुआ है, उनके रोज के जो लाइन लॉसेस हैं वो बिलियंस में हैं, चोरी मिलाकर। तो अब ये सूरत हाल है, अब आम को बिजली नहीं मिलती। इस्लामाबाद में 5-5, 6-6 घंटे तो इस्लामाबाद में बिजली जा रही। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। डीएचए में कल ब्रिगेडियर रसाक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे 12 घंटे तक हमारे यहाँ बिजली बंद हो रही है। तो मैंने उनसे मजाक कर रहा था, मैं कहा सर आपके यहाँ तो मतलब फौज का इतना बड़ा इदारा है, तो वहां आपको कहाँ बिजली का मसला हो। कहते नहीं नहीं जी, हमें भी लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है। लेकिन सर आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, वो मलिक रियाज हो, वो अलीम खान हो, जितने भी हों, मैं सबके जो जिनके मुझे याद है, हमारे यहाँ फयाज तूरू ने सर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लैंड थी उसकी, कम से कम 500 एकड़ जमीन उसने, जिसपे गन्ना काश्त होता था, गंदम काश्त होती थी, उसको उसने सर टाउन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से मोटरवे पे अभी कुछ दिन पहले ट्रेवल करता हुआ लाहौर जा रहा था सर, दोनों साइडों पे जो ग्रीनरी थी वो खत्म हो रही है और टाउन्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है वो तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे और आप जैसे लोग शायद ऐसे हैं कि हम जैसे दीवार के साथ टकरे मार रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने बात ही बता दी कि जजेस उनके साथ सर, जर्नल्स उनके साथ, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ, हुकूमत के लोग उनके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ। तो सर उनको रोकने वाला तो मुझे नहीं। आज जो वीडियो अभी रिलीज हुई है कि वो कहते जी इतने कैरेट के डायमंड मुझे चाहिए, तो सर जब ये वाली चीजें होंगी तो मेरे ख्याल में ये मतलब ये तो एमी बातें ही हैं, हम करते रहेंगे। लेकिन ये कि अपना दिल का बोझ हमने हल्का करना है सर। लेकिन मैं फखर, आपकी बात बिल्कुल बजा, बहुत अच्छा आप कंक्लूड कर रहे हैं। अनिल मसरत का केस है और आरिफ नकवी का केस है,
जो दुनिया के दो बड़े पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जी। तो दे हैव देयर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। तो अब फिर यहाँ पे सिर्फ एक अब मलक रियाज नहीं रह गया, बहुत अब सारे हैं सर। छोटे छोटे बहुत सारे टाइकून्स आ गए हैं। एग्री, बिल्कुल सर। अब लेकिन सारे एलीट क्लास एक है, वो छोटी है, चाहे वो जनरल्स हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, इंटरनेशनल टाइकून्स हैं, लोकल टाइकून्स हैं, दे आर ऑल टुगेदर। यस। इतनी सी पॉलिटिकल एलीट है, और ये सारी एलीट मिला के इतनी, जबकि बिल्कुल सर। अवाम जो है वो इतने हैं, बहुत ज्यादा। अवाम इकट्ठे नहीं होते, एग्जैक्ट। एलीट इकट्ठी होकर इस्तेसाल करती है, तो बिल्कुल। अवाम को भी पॉसिबल। कहीं पर इकट्ठे होकर, यक आवाज होकर, मुत्तहिद होकर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने से तो कोई नहीं रोक सकता। एग्री, बिल्कुल बिल्कुल एग्री अगर सर, एक बिल्कुल। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो अनसस्टेनेबली प्रोडक्शन कर रही है, तो मकामी लोग क्यों निकल के उसके सामने खड़े नहीं होते? तो ये बिल्कुल सर। एक चीजों को देखना जरूरी है। बिल्कुल और सर। और ये तब तक मसला हल नहीं होगा। एग्री, बिल्कुल जिन ममालिक में मसला हल हुआ है, वो अवाम के बाहर निकलने और मुत्तहिदा आवाज उठाने से मसला हल हुआ है। एक बिल्कुल सर, लेकिन मुसीबत ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं सर। बाकी शहरों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग है। फिर उसके बाद लोगों को ये फिक्र है कि यार घी तो अब 600 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल 211 रुपए लीटर हो गया। तो सर जब ऐसे मसलों में उलझाया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये फिक्र होगी। बहुत है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर कि मेरे लिए मरगला हिल्स कितने इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर लगे हुए दरख्त, बिलीव मी, आपको मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं कि अगर एक दरख्त कोई काट रहा होता मुझे उसकी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं क्यों काट रहा है? या अगर आग लगती है और वो जंगल के जंगल हमारे जिसे कहते हैं कि कुछ घंटों में उड़ के खत्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, सर तकलीफ होती है। लेकिन मुसीबत यह है कि अवाम को इतनी इतनी फजूल चीजों में उलझा के रखा जाता है कि वो इन चीजों के ऊपर नहीं जाते। उनको ये नहीं पता कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। सर इस्लामाबाद में पानी नहीं है। आपके घर भी मिनरल वाटर आता होगा, मेरे घर भी मिनरल वाटर आता है, और दूसरा पानी भी दिन ब दिन वाटर टेबल कम है। लेकिन मुसीबत यह कि इनकी तरफ टाइम हमारे पास कम है, वरना इस पे तो घंटों बात हो सकती है। थोड़ा सा दूसरी बिल्कुल। टॉपिक की तरफ सर आना चाहूंगा, जो आपका खैर ये भी बड़ा होल्ड है इस चीज के ऊपर, एनवायरनमेंट और सर जियोपॉलिटिकल जो चीजें होती हैं उसके हवाले से। सर इस वक्त पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। बुरा हाल है, समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही थी, इमरान खान साहब को भी समझ नहीं थी, लेकिन सारा बोझ और जोर जो है सर वो अवाम के ऊपर है। सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की सबसे शायद बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आए थे शहबाज साहब, लेकिन अब लगता है कि वो चीजें नहीं है। सर हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना सकते? बांग्लादेश से कुछ सीख लें, कुछ हिंदुस्तान से सीख लें सर, कुछ और मुल्कों से सीख लें, और कम से कम एक डायरेक्शन पकड़ लें। बेशक आहिस्ता आहिस्ता चलें, लेकिन सर चलना तो शुरू करें। देखें, हमारे यहाँ सियासी मुफाद सबसे ज्यादा अहम है। जबरदस्त। शहरी मुफाद, कौमी मफाद कहीं बहुत दूर भी हमें नजर नहीं आता। राइट। पहली बात, जो महंगाई की लहर है वो पूरी दुनिया में है, राइट। और इससे तुर्की में अभी देख लें, आपने चाइना की बात की, वहां पे भी एग्जैक्टली। ऐसी सूरत हाल है, यूरोप में भी ऐसी सूरत हाल है, अमेरिका में भी है। जी। लेकिन वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने बांग्लादेश और भारत की बात की, वो हालांकि हम हमारे से भी जरा निचले लेवल के उनकी इकोनॉमी थी, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज करके बेहतर किया। यस। कोविड में उनकी इकोनॉमी उतनी सफर नहीं की, हमारी भी उतनी सफर नहीं की, लेकिन हमारा जो बैकलॉग चला आ रहा है कर्जों का, वो बहुत ज्यादा है। अब पिछली हुकूमत ने अपनी सियासी साख को बचाने के लिए जो आईएमएफ के साथ मुआहदा था, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया इन लेटर एंड स्पिरिट, बिल्कुल। कि हमारा जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा, लोग एग्जैक्टली। हमसे बदगुमान हो जाएंगे, पहले ही बहुत बदगुमान थे। जी। नतीजा ये हुआ कि जब आपने आईएमएफ के मुआहदे की पासदारी नहीं की, तो उन्होंने अपनी जो कर्जे की ट्रांच थी वो रिलीज नहीं की, जिसकी वजह से हमारे मुआशी मसाइल और गंभीर हो गए। फिर आपने देखा कि नो ट्रस्ट मोशन के वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, वो क्या था?
और उसके बाद किसी भी जब इस तरह के टर्मोइल्स होते हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट्स को आप अहमियत नहीं देते और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते लेटर एंड स्पिरिट, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो भी फिर बैकआउट कर जाते हैं। आपके अच्छे अच्छे दोस्त बैकआउट कर जाते हैं। क्या आपने आईएफआई जो हैं उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, तो आप अपने लेकिन दोस्तों सर के साथ क्या शौकत सलूक तरीन करेंगे? साहब और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम उनके खिलाफ खड़े रहे और हमने देखे किस तरह खड़े होकर 6 महीने दिखाए और अभी ये हुकूमत सामने लेट गई। सर ये आम आवाम की समझ में बात ये बात आना। अब आप ये देखें, आपके पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे हैं? इमरान खान हुकूमत ने जो आईपीपी थे उनके पैसे 3 साल से दबा के बैठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आकर 50-60 बिलियन डॉलर्स कितने वो है 300 वो रुपीज से ज्यादा बता रहे हैं कि रुपीस कोई हमारा ये 300 अरब से ज्यादा है रुपयों में। 300 अरब से ज्यादा है, लेकिन 50 अरब रिलीज किए जी जिससे जी उनको हौसला हुआ। 3 साल से पाकिस्तान के मीडिया को जो इश्तहार रिलीज किया गवर्नमेंट ने हाँ उसकी बिल्कुल। पेमेंट नहीं की। एग्जैक्टली और सर। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 30 जून तक जितनी लाइबिलिटी पिछली गवर्नमेंट की है वो क्लियर की जाए। बिल्कुल अब जब आप लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं और आपने तारीख का सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा लिया, ठीक है पाकिस्तान के जो डेट सर्विसिंग है या डेट जो उन्होंने पे करना है उस पर बड़ा पैसा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे हजार बिलियन आपके पास थे, वो कहां गए? तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सर जोड़ के बैठे रहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं, ना वो नून लीग के हैं, ना वो काफ लीग के हैं, ना किसी लीग के हैं, वो कहते हैं यार उस पैसे को कौन और कहां से रिकवर होगा उसका पता कैसे चलेगा जब बहुत सारा कर्जा आगे पीछे हो जाएगा। और जिस तरह की अब आपने वीडियो वो ऑडियोज ली आ रही हैं, चीजें आ रही हैं जी बिल्कुल। और रिंग दिए जा रहे हैं और सारी सूरत हाल। डायमंड्स में सर डील हुआ करती थी चीजें। हाँ वो सही बात है। और बहरहाल ये एक लंबी दूसरी कहानी हो जी जाएगी जी बिल्कुल। करप्शन की जी जी कहानी। जी जी लेकिन ये जो सारा पैसा जो आपकी इकोनॉमी से निकलता है उसका बोझ मुझ पर और आप पर पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स नहीं एग्जीक्यूट करते, कर्जा लेके सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, अयाशियों पे या दूसरी चीजों पे लगा देते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आवाम पर आता है। बिल्कुल और इंसाफ के नाम पर आने वाली हुकूमत ने जो मुआशी और समाजी बेइंसाफी की है बिल्कुल। वो बहुत वक्त तक इस कौम को भुगतनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब क्या, बहुत सारे शहबाज शरीफ भी आ जाएं तो वो जो फॉरेन पॉलिसी डेफिसिट है, वो जो फॉरेन पॉलिसी ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बहाल करते हुए भी आपको वक्त लगेगा। चाइना के साथ आपने जो फॉरेन ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, सऊदीया के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है और जो बाकी ममालिक के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, जी जो अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, सर आप उनको कहते कभी हैं तक हमने, गालियां दे रहे हैं। हाँ, हमारे साबिक वजीर आजम कहते हैं कि मैंने रूस के साथ ताल्लुकात और फलां और ये। बिल्कुल चंद रोज पहले एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे एक रशियन डिप्लोमेट से मुलाकात हुई। जी उसने कहा कि इस चीज के ऊपर बात तक नहीं हुई और एग्रीमेंट होना या ना होना तो बात की बात है। कह रहे सरसरी जिक्र जरूर हुआ होगा, जी हमने ऑफर की होगी और उन्होंने कहा होगा कि इसके ऊपर हमें, कह रहे इससे ऊपर की बात नहीं है, लिखत पढ़त में बात नहीं आई, कागज के ऊपर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा हम बहुत अरसे से गैस पाइपलाइन पे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर 30 to 40% के ऊपर हम
जो स्टैपल फूड्स हैं, सीरियल फूड्स हैं, जो हमारे इस्तेमाल में वो देने को तैयार बैठे हैं, जी। लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता। और इमरान खान के दौरे के दौरान भी अगर कोई जिक्र आया होगा तो सरसरी, और कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं गए। ये ऑन-ग्राउंड कुछ नहीं था एक इसमें। रेस्पॉन्सिबल रशियन डिप्लोमैट ने चंद रोज पहले एक डिप्लोमैटिक रिसेप्शन के ऊपर मुझसे उसने जिक्र किया, क्योंकि आई वाज क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो व्हाट वाज एब्सोल्युटली द राइट। डील ऑफ 30% और 40% डिस्काउंटेड पेट्रोल के ऊपर और चीजों के ऊपर, जिस ये इतना देखें, एक आप काम नहीं करते और वो इस्तेहसाल करते हैं, कर्जों का बेदरेग इस्तेमाल करते फिर हैं, झूठ फिर बोलते हैं। आप कौम से झूठ भी बोलते हैं। तो खुदा के लिए हमारे सियासतदानों को, वो किसी भी जमात से हूं, अपना वोट बैंक कायम करने के लिए उनको इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ओके, ओके सर, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है, क्योंकि बहुत सारे सवालात और भी हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारा टाइम और हो चुका है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे किसी और शो में सर आपसे डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी फ्यूचर के बारे में भी लोग भी परेशान हैं, और हम सब जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये परेशानी है कि पता नहीं आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब वो झूठ इतना बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सर, आप तो माशाल्लाह से बड़े जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, चीज़ों को करीब से देखते हैं, लेकिन बहुत सारी आवाम अभी भी उनकी इन झूठी बातों का यकीन करती है। जो आपने अभी बताया कि आपको एक रशियन डिप्लोमेट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऑन ग्राउंड चीज नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं देखो ये और सर ये एक प्रोपेगेंडा अब नया ट्विटर पे शुरू चल रहा है। आज मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान वजीर आजम होंगे तो हम 45% डिस्काउंट पे सारा कुछ दे देंगे इनको। सर मतलब यानी यानी हद होती है हर चीज की सर। और ये उनके जो कुछ वैसे वो लिफाफा जर्नलिस्ट हम जैसे लोगों को कहते हैं, लेकिन ये कि मैं अब क्या बताऊं उनको कि वो ऐसे लोग हैं लाफिंग और वो स्टॉक, लाफिंग एग्जैक्टली स्टॉक है भाई, लाफिंग स्टॉक एग्जैक्टली। है। तो मैंने उनको हंसे, कहा कह के लगाएं इसके ऊपर। और मैं एग्जैक्टली एक एक आखिरी मैसेज, एक लाइन का प्लीज मैसेज, सर, प्लीज सर। आप किसी भी सियासी जमात से हैं, खुदा के लिए अपने लीडर की अंधी तकलीद मत करें। वो जो भी कहता है वो अपने सियासी मुफाद के लिए कहता है, वो अपने सियासी इमेज के लिए कहता है। अगर कोई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने ये किया, गो इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट इफ शहबाज शरीफ इज सेइंग राइट। इमरान खान कोई बात कहता है, जाओ जाके उससे पूछो कि असल मसला क्या है। अमेरिका के साथ सिर्फ इस बात से पर बिगाड़ी गई कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आने के बाद सबको फोन किए, इमरान खान को फोन नहीं किया। एक इतना इगोइस्टिक आदमी, जो एक प्रेसिडेंट का ये जुरिस्टे उसकी सवाबदीद है, वो किसी को फोन बिल्कुल करता है या किसी को फोन एग्जैक्टली नहीं करता। बिल्कुल सर। उसके ऊपर ताल्लुकात नहीं बिगाड़े जाते। सऊदिया के साथ आपने ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर बिगाड़े? आपने ईरान के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर बिगाड़े? आपने चीन के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर बिगाड़े? खुदा अपनी के लिए जात के लिए सर। तहकीक कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं, अपने एग्जैक्टली दोस्त ममालिक के साथ कहां खड़े हैं। राइट। किसी भी अब जिस तरीके से इमरान खान की पूजा परस्ती और प्रस्तिश, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए लौट आओ, समझदारी की तरफ लौट आओ। ओके सर। सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं, और आपके साथ डिस्कशन का मज़ा भी बहुत आता है। बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, टाइम खत्म हो चुका है, किसी और डिबेट में होपफुली ये डिस्कशन हम आइंदा भी डिस्कस करेंगे और जारी रखेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट्स विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।